नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अरस्तु को कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस तीसरे वीडियो में, जो कि अरस्तु के ऊपर आपसे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, तो इसमें हम अरस्तु को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये जानते हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरस्तु ने संविधानों को जो वर्गीकरण किया है वो किस प्रकार से किया है। सबसे पहले तो वर्गीकरण को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अरस्तु ने कुछ परिवार संबंधी कुछ विचार अपने दिए हैं कि एक फैमिली है, उसमें कौन कौन होता है, कौन कौन नागरिक होता है, कौन कौन नहीं होता, उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी एक जो सिटीजनशिप से रिलेटेड भी कुछ विचार अपने दिए हैं, उन विचारों को भी देख लेंगे, क्योंकि वह भी हमारे लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद भी हम देखेंगे कि अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचार भी दिए हैं। अरस्तु ने रेवोल्यूशन से संबंधित कुछ विचार दिए हैं कि क्रांति से क्या कारण हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं उनको रोकने के। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अरस्तु का वर्गीकरण। देखिए, अरस्तु का जो वर्गीकरण है, संविधानों का जो वर्गीकरण है, अगर बात संविधान की कहें तो अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। अब ऐसे ही तो नहीं कह दिया किसी ने उसे संविधानवाद का पिता। अरस्तु को संविधानवाद का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया, और 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना जो संविधान का जो वर्गीकरण है उसको प्रस्तुत किया। तो जानते हैं सबसे पहले जो संविधान है वह किस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अरस्तु ने 3 प्रकार के कुछ, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन, जिसे बहुमत का शासन भी आप कह सकते हैं। अब एक व्यक्ति का शासन कहाँ होता है, आप अच्छे से जानते हैं। एक व्यक्ति का शासन होता है जहाँ राजा होता है, मोनार्की जहाँ होती है, जहाँ राजतंत्र होता है, तो वहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति का शासन और जगह भी होता है? कहाँ? जहाँ निरंकुश तंत्र होता है, जहाँ टायरेनी होती है। तो जो राजतंत्र है उसका ही विकृत रूप है निरंकुश तंत्र, जिसको टायरेनी बोलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर जो ये इंग्लिश वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि राजतंत्र का मोनार्की और आपका जो निरंकुश तंत्र है उसके लिए टायरेनी, ये आप जरूर याद रखें और इनको जरूर पढ़ें। हम क्या करते हैं कि हमें जो हिंदी वर्ड है उसके लिए हैबिचुअल रहते हैं हम, तो हिंदी वर्ड को तो हम अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड को हम स्किप कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो पेपर है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं कि हिंदी को महत्व इतना नहीं दिया जाता है, क्योंकि पेपर में जो इंग्लिश वर्ड है उसी को मान्यता दी जाती है। अगर कोई विवाद किसी भी प्रश्न पर उठता है, किसी प्रश्न की लैंग्वेज को लेकर उठता है, तो जो इंग्लिश वर्ड है उसको मान्यता दी जाती है। इसलिए जो इंग्लिश अनुवाद है वह भी आप पेपर के टाइम पे भी बहुत जरूरी है। पेपर के टाइम पे आप एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें और हिंदी में पढ़ने के बाद उसे इंग्लिश में जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इंग्लिश के शब्द जहाँ जहाँ आए उनको जरूर देखें। राजतंत्र, मोनार्की और निरंकुश तंत्र, टायरेनी, धीरे धीरे आदत लग जाएगी, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के। तो फिर आता है कुछ व्यक्तियों का शासन। दूसरा, पहला एक व्यक्ति का शासन हो गया, राजतंत्र सामान्य इसका ये फॉर्म हो गई, लेकिन इसकी विकृत फॉर्म आ गई। तो विकृत फॉर्म किस रूप में आई? निरंकुश तंत्र, टायरेनी के रूप में। अब दूसरा जो है वह है कुछ व्यक्तियों का शासन। अब कुछ व्यक्तियों का शासन मतलब कुछ व्यक्ति एक से अधिक हो सकते हैं, एक नहीं होगा, एक से अधिक। अब एक से अधिक कितने होंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति होंगे, और ये कुछ व्यक्ति हैं, यही अभिजात कहलाते हैं। अभिजात जिनको बोलते हैं एलीट। एलीट थ्योरी तो सुना होगा आपने, जब सिलेबस को देखा होगा तो उसमें एक टॉपिक है आपका एलीट थ्योरी। जब पढ़ेंगे तो एलीट थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, जब टॉपिक आएगा एलीट थ्योरी। तो अभिजात वर्ग, अब शासन चले गया है कुछ व्यक्तियों के हाथों में। अब ये जो अभिजात वर्ग है यह भी विकृत हो जाता है। अब यह विकृत होकर क्या बनता है? अभिजात वर्ग विकृत होकर बन जाता है गुट तंत्र। अभिजात वर्ग है वह विकृत हुआ और गुट तंत्र में बदल गया। अब ये हुई आपकी बात कुछ व्यक्तियों के शासन की। अब आ जाते हैं बहुमत का शासन, बहुत सारे लोगों का शासन। बहुत सारे लोगों के शासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो सामान्य रूप के अंतर्गत आती है वह आती है पॉलिटी। हाँ जी, ये वही पॉलिटी है जिसको अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में मान्यता दी है। लेकिन यह पॉलिटी, विकृत रूप इस पॉलिटी का भी है और वह है डेमोक्रेसी। पॉलिटी का भी विकृत रूप है और वह है डेमोक्रेसी। इस विकृत रूप से बचाने के लिए ही पॉलिटी को
पॉलिटी को विकृत रूप में जाने से बचाने के लिए ही अरस्तु ने बहुत सारे मध्यम वर्ग वाले जो शासन व्यवस्था बताए हैं वो सभी उपाय इसलिए बताए हैं। तो आखिर ये जो पॉलिटी है इसमें अरस्तु ने ऐसा क्या देखा कि इसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का दर्जा दे दिया, आइए जानते हैं। तो देखिए, ये जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी के अंतर्गत आपको दो चीजें मिलेंगी। इसमें दो चीजों का मिश्रण है। एक तो इसमें एरिस्टोक्रेसी जिसे अभिजात तंत्र कहा जाता है उसका मिश्रण है, प्लस इसमें आपकी डेमोक्रेसी का मिश्रण है। तो हमारे एक विचारक हुए हैं, उन विचारक का नाम है कार्ल पॉपर। आपने नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप इनसे अच्छी तरह परिचित हो जाइए। आप इनको कदम कदम पे सुनेंगे पूरे पॉलिटिकल साइंस में। तो ये जो कार्ल पॉपर हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी में मुझे दिखाई देता है प्लेटो की कुलीन तंत्रीय व्यवस्था। अब आप कहोगे सर प्लेटो को तो कुलीन तंत्र थे ही नहीं। प्लेटो एक कुलीन तंत्रीय थे क्योंकि उन्होंने एक दार्शनिक राजा की कल्पना की थी। तो प्लेटोवादी कुलीन तंत्र प्लस संतुलित सामंतवाद। कार्ल पॉपर कहते हैं कि मुझे इसमें प्लेटोवादी कुलीन तंत्र दिखाई देता है, संतुलित सामंतवाद दिखाई देता है, प्लस इसमें लोकतांत्रिक विचार भी है। तो कार्ल पॉपर का कहना है कि इसमें तीन चीजों का मिश्रण है। प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है, संतुलित रूप में सामंतवाद है, इसके अलावा इसमें लोकतांत्रिक विचार भी है। तो कार्ल पॉपर की ये जो बात है इसको भी आप याद रखें, यह पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अरस्तु ने कहा है कि ये जो मेरा राज्य है, जो पॉलिटी है, यह सेव स्टेट है, बचाव राज्य है। आखिर क्यों है ऐसा ये स्टेट? क्योंकि यही एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक स्थायित्व और संतुलित जीवन प्रोवाइड करा सकता है। क्यों? क्योंकि यह मिश्रित व्यवस्था है। इसमें जो संविधान है वह मिश्रित फॉर्म में है और मध्यम वर्ग का शासन है। आखिर ये मध्यम वर्ग का शासन क्या है? क्यों मध्यम वर्ग के शासन पर इतना ज्यादा बल दे रहा है अरस्तु? देखिए, मध्यम वर्ग जो होता है वह ना तो इतना गरीब होता है कि उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, और ना वो इतना अमीर होता है कि वह अपने इस अभिमान में इस एक जो अमीरों में एक वो हो जाता है कि हमसे आगे कोई नहीं है, और गरीबों को नजरअंदाज करने की जो उनकी एक आदत हो जाती है वह मध्यम वर्ग में नहीं होती। क्योंकि जो मध्यम वर्ग होता है वह एडजस्टेबल होता है, वह गरीबों की स्थिति से भी भलीभांति परिचित होता है और अमीरों की स्थिति से भी भलीभांति परिचित होता है। इसलिए मध्यम वर्ग जो होता है वह दोनों ही कंडीशंस में अपने आप को ढाल सकता है। इसलिए मध्यम वर्ग के शासन को अरस्तु ने इतना महत्व दिया है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से अगर आप समझने का प्रयास करें तो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक इमेजिन कीजिए, एक इमेजिनेशन की दुनिया में चलते हैं और एक इमेजिन करते हैं कि एक ट्रेन है और ट्रेन में दो प्रकार के डिब्बे हैं। एक डिब्बा है एसी और दूसरा है जर्नल। होते ही हैं, जर्नल डिब्बे भी होते हैं, एसी भी होते हैं। अब जर्नल डिब्बा और एसी डिब्बे में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दोनों में ही एडजस्ट कर सकता है? बताइए। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति एसी को भी अफोर्ड कर सकता है, और हालांकि थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकती है एसी को अफोर्ड करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सोच नहीं सकता या फिर उसमें जा ही नहीं सकता, जा सकता है। तो मध्यम वर्ग वाला व्यक्ति जो है वह एसी डिब्बे को भी अफोर्ड कर सकता है, और वह अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो वह जर्नल डिब्बे को भी अफोर्ड कर सकता है, जर्नल डिब्बे में भी जा सकता है। लेकिन क्या निम्न वर्ग वाला व्यक्ति एसी डिब्बे को अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या उच्च वर्ग वाला व्यक्ति जर्नल डिब्बे को अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वह हैबिचुअल नहीं है। उच्च वर्ग वाला कभी जर्नल डिब्बे में बैठा ही नहीं है तो वो बैठ नहीं सकता जर्नल डिब्बे में, एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। और निम्न वर्ग वाला कभी एसी डिब्बे में जा नहीं सकता क्योंकि वह कैपेबल नहीं है। लेकिन मध्यम वर्ग वाला व्यक्ति दोनों जगह कैपेबल है और दोनों जगह जा सकता है, एडजस्टेबल है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि ट्रेन से हमें जर्नल डिब्बा हटाना पड़ जाए, या फिर ऐसी कोई नौबत आती है कि हमें ट्रेन से एसी डिब्बा हटाना पड़ जाए, तो दोनों ही कंडीशन में जो मध्यम वर्ग है वह स्टेबल रह सकता है, और बाकी जो वर्ग हैं निम्न वर्ग और उच्च वर्ग वह अनस्टेबल की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि मध्यम वर्ग जो होता है वह एक संतुलित जीवन है, एक संतुलित वर्ग है, तो वह संतुलन बनाए रख सकता है पूरी व्यवस्था में। तो हमने ये जाना कि
कि पॉलिटी में एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन दोनों के गुण मिलते हैं, जिसकी वजह से यह स्थायित्व प्रदान करता है। इसके अलावा संवैधानिक सरकार इसके अंतर्गत होती है, मिश्रित संविधान होता है, और इस मिश्रित संविधान के विचार को आगे जाकर बहुत सारे थिंकर्स ने अपनाया भी है, जैसे कि पॉलीबियस, सिसरो, उसके बाद थॉमस एक्विनास जिन्हें मध्ययुगीन अरस्तु के नाम से जाना जाता है, उसके बाद हमारे मैकियावेली ने भी इस मिश्रित शासन व्यवस्था को, इस पॉलिटी को, एक मिश्रित संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया है, मान्यता दी है। चलिए, आई होप आपको ये जो संविधान का वर्गीकरण है यह अच्छे से समझ में आया होगा। इसे फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आया है राजतंत्र। राजतंत्र विकृत होकर बन जाता है आपका, सॉरी इंग्लिश को भी लेना है, राजतंत्र जो कि मोनार्की है उसे विकृत होकर बदल जाता है वह निरंकुश तंत्र, जिसे टायरनी बोलते हैं। उसके बाद कुछ व्यक्तियों का शासन आता है जो कि अभिजात वर्ग है, जिसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और यह विकृत होकर बदल जाता है आपका ओलिगार्की में, जिसे आप गुटतंत्र कहते हैं। फिर बहुत सारे व्यक्तियों का शासन आता है जो कि पॉलिटी है, और पॉलिटी विकृत होकर डेमोक्रेसी में। तो आई होप आपको संविधान का ये जो वर्गीकरण है वह पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब बात करते हैं अरस्तु के परिवार संबंधी विचार की। अब आप कहोगे सर परिवार से तो हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, परिवार से संबंधित विचार हमें क्या चाहिए? भाई अरस्तु के अलग हैं, क्योंकि वो अरस्तु हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि ये जो परिवार है, इस परिवार के अंतर्गत एक होगा पति, एक होगी पत्नी, एक होंगे बच्चे। आप कहेंगे बस हो गया परिवार पूरा, पति पत्नी बच्चे यही तो होते हैं? नहीं, अरस्तु कहते हैं दास और होंगे। तो अरस्तु ने यहाँ पर दास प्रथा को समर्थन दिया है और कहा है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं तो कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए पैदा होते हैं। तो शासन करने के लिए जो पैदा होते हैं वह नागरिक हैं, और जो शासित होने के लिए पैदा होते हैं वह दास हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देगा। अरस्तु ने कहा है कि परिवार का जो मुखिया होगा वह पति होगा, और जो बच्चे होंगे पत्नी होगी, और दास होंगे वह एक आज्ञाकारी की तरह पति के आदेशों का पालन करेंगे। मतलब ये कि पति आदेश देगा और पत्नी, बच्चे और दास उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एक हायरार्की। यह वह हायरार्की है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, प्लेटो ने अपने राज्य में भी इसी प्रकार की हायरार्की की बात की है, जहाँ शासक वर्ग है, फिर सैनिक वर्ग है, और फिर उत्पादक वर्ग है। तो वहां भी इस प्रकार की हायरार्की है। उसी प्रकार की हायरार्की यहाँ अरस्तु के परिवार में देखी जा रही है। इसीलिए अरस्तु ने कहा है परिवार असमानता का क्षेत्र है। यहाँ पर असमानता है, तो परिवार असमानता का क्षेत्र है, लेकिन अरस्तु ने कहा है कि राज्य समानता का क्षेत्र है। अब राज्य समानता का क्षेत्र कैसे हो गया और परिवार असमानता का क्षेत्र कैसे हो गया? हमने ये तो देख लिया कि परिवार असमानता का क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर जो निर्णय है पूरे वह पति ले रहा है, जो कि परिवार का मुखिया है। बाकी जो स्त्री है, जो उसकी पत्नी है, जो बच्चे हैं और जो दास हैं, वह निम्न कंडीशन में है, निम्न कोटि में आ रहे हैं। तो राज्य में फिर समानता का क्षेत्र कहां से आ गया? देखिए, राज्य में समानता का क्षेत्र इसलिए आया है क्योंकि अरस्तु का कहना है, और यहां पर वह दिखाई देता है अपने गुरु जो कि प्लेटो है उनका विरोध करते हुए, क्योंकि प्लेटो मानता है एक दार्शनिक राजा जिसके पास विवेक है, उसी के जो निर्णय हैं, उसके द्वारा लिए गए निर्णय पूरे राज्य पर लागू होंगे। लेकिन अरस्तु क्या कह रहा है? अरस्तु कह रहा है कि जो ग्रुप है, जो समूह है, वह ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकता है कंपैरिजन में एक व्यक्ति के। यानी कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क जो निर्णय लेता है उससे कई गुना अच्छे निर्णय एक मस्तिष्कों के समूह द्वारा लिए जा सकते हैं। मतलब एक ग्रुप ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकता है, एक व्यक्ति उतने अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। तो प्लेटो के दार्शनिक राजा के जो विचार है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर अरस्तु ने बिल्कुल नकार दिया है। तो अरस्तु ने एक ग्रुप के निर्णयों को मान्यता दी है, एक समूह के निर्णयों को मान्यता दी है। और ये जो ग्रुप है ये कौन है? यह है नागरिक, उस राज्य के नागरिक जो राज्य की विधायी और न्यायिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी देते हैं, वही नागरिक होते हैं। चलिए नागरिकता संबंधी विचारों की बात करते हैं।
लेकिन अभी थोड़ा सा परिवार संबंधी विचार और देख लेते हैं। देखिए, परिवार में जो स्त्री हैं, जो बच्चे हैं, जो दास हैं, देखिए दास प्रथा की अगर बात करें तो अरस्तु ने बिल्कुल दास प्रथा को मान्यता दी है, लेकिन अरस्तु का मानना यह है कि दास प्रथा हमेशा नहीं रहेगी। दास तभी तक दास रहेंगे जब तक मशीनों का निर्माण नहीं हो जाता। जैसे जैसे मशीनों का निर्माण होगा तो दास उनको फिर मशीनें रिप्लेस कर देंगी दासों को। और दासता दासों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये जो दासता है, जिससे जो दास हैं वह डोमिनेंट मतलब कि अधीन रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। कहा था ना मैंने कि कुछ वर्ग शासित होने के लिए और कुछ वर्ग शासन करने के लिए पैदा होते हैं। तो शासित होने के लिए पैदा हुए हैं दास। क्यों हुए हैं? क्योंकि उनमें इतना विवेक नहीं है, विवेक की कमी के कारण। अब ये जब उसके एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के अधीन रहेंगे, और वह विवेकपूर्ण व्यक्ति कौन है? एक परिवार में पति है। तो विवेकपूर्ण व्यक्ति के अधीन जब वह रहेंगे तो वह अपने आप को कहीं ना कहीं एक दिन डेवलप कर पाएंगे और इस दासता से उभर पाएंगे। वहीं स्त्री संबंधी विचारों की अगर बात करें तो अरस्तु यहाँ पर कहीं ना कहीं रूढ़िवादी नजर आते हैं और कहते हैं कि स्त्री जो महिला है उसमें विवेक की कमी होती है और वह डिसीजन नहीं ले सकती, उसमें डिसीजन मेकिंग की जो एक ताकत होती है वह नहीं होती। तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है महिलाओं में, यह बात अरस्तु मानते हैं। लेकिन प्लेटो से भिन्न है यहाँ पर उनके विचार। प्लेटो ने महिलाओं को भी शासन व्यवस्था में भागीदारी के लिए कहा था और बराबर का दर्जा दिया था, लेकिन उनके शिष्य इस बारे में थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं। चलिए, जो भी कंडीशंस रही हों अरस्तु की, वो हो सकता है कुछ हुआ हो उनके साथ। तो आगे हम चलते हैं अरस्तु के नागरिक संबंधी विचार। देखिए, अरस्तु के जो नागरिक संबंधी विचार हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सा आधार लिया है नागरिकता का। नागरिकता का आधार उन्होंने लिया है कि अगर कोई व्यक्ति विधायी और न्यायिक कार्यों में सहयोग करता है राज्य के अंतर्गत तो वह नागरिक है। क्या आधार है? विधायी और न्यायिक कार्यों में व्यक्ति द्वारा की गई भागीदारी उसके नागरिक होने का प्रमाण है। तो कौन कौन है जो इसमें नागरिक नहीं है? सवाल ये उठता है। तो नागरिक नहीं है उसमें आपने देखा कि जिस प्रकार की स्थिति उन्होंने बताई पत्नी की, बच्चों की, तो ऑब्वियसली वह इन्हें नागरिक नहीं रखेंगे। तो स्त्री, बच्चे, उसके अलावा बूढ़े, दास और शिल्पी और विदेशी, इनको नागरिकता के दायरे से अरस्तु ने बाहर रखा है। नागरिकों का जो एक समुदाय है, जो नागरिक हैं उनका जो समुदाय है वह मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है और यह राज्य कहलाता है प्लेटो की नज़रों में काइनोनिया। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस तरह के जो वर्ड्स आएँ इनको तुरंत नोट डाउन करें और तुरंत इनको याद रखें, क्योंकि यह वर्ड्स ही आजकल पूछे जा रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल होता है एग्जाम्स में, आपको एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए कि किसने इस वर्ड का राज्य के लिए उपयोग किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो काइनोनिया राज्य के लिए अरस्तु ने प्रयोग किया है। अब देखते हैं कि आपने क्या देखा नागरिकता संबंधी विचारों का। नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है। नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है, क्योंकि जो नागरिक होगा वह सभी राज्य के विधायी और न्यायिक कार्यों में भागीदारी करेंगे, तो वह शासक वर्ग है। और शासक वर्ग अगर नागरिक ही बन सकता है तो नागरिकता तो शासक वर्ग का विशेष अधिकार हो गया। तो यह है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अब सबसे बड़ा जो विचार है, सबसे बड़ा विचार इसलिए है क्योंकि क्रांति इतना इंपॉर्टेंट विचार है। क्रांति, इससे व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, और अगर व्यवस्था परिवर्तित हो गई तो पूरी लाइफ परिवर्तित हो जाती है। तो व्यवस्था को स्थायित्व पे बहुत ज़्यादा बल अरस्तु द्वारा इसलिए दिया गया है। अरस्तु कहते हैं कि व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होने चाहिए। यथास्थितिवादी हैं अरस्तु यहाँ पर। अरस्तु कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था में अगर छोटे से छोटा परिवर्तन भी हो जाए तो वहाँ पर क्रांति समझी जाएगी। यानी संविधान में छोटे से छोटा परिवर्तन भी क्रांति का रूप है, यह अरस्तु द्वारा कहा गया है। अरस्तु कहते हैं कि क्रांति के अगर कारणों पर गौर किया जाए तो क्रांति का सबसे बड़ा कारण है विषमता। तो इसलिए विषमता को रोका जाए, न्यायपूर्ण वितरण किया जाए
लोगों में संवैधानिक आस्था को बढ़ाया जाए और एक मध्यम वर्ग के शासन को स्थापित किया जाए, यह कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे हम इस क्रांति को रोक सकते हैं, इस परिवर्तन को रोक सकते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि क्रांति जो है उसका कारण विषमता, असमानता, गरीबी और अमीरी की खाई, जिसे कम करने का प्रयास मध्यम वर्ग द्वारा किया जा सकता है। तो ये थे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। तो आज हमने देखा कि अरस्तु ने किस प्रकार से संविधानों का वर्गीकरण किया, उनके परिवार संबंधी विचार, उनके नागरिकता संबंधी विचार और उनके क्रांति संबंधी विचार। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि हम एक नए जोश के साथ अपनी अगली वीडियो को बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।